भैया बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको आव्यूह के बारे में समझाया था और आव्यूह का चैप्टर पिछली कक्षा में संपन्न हो गया था। अब इस कक्षा में हम आपको सारणिक के बारे में बताएंगे। तो सारणिक का विकास जो है युगपत समीकरणों के हल के लिए हुआ था और सारणियों का इंजीनियर विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान इत्यादि में अनुप्रयोग किया जाता है। क्या है, आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता था, इसलिए इसका जो संख्यात्मक मान वर्ग आव्यूह का, इसमें ये कंडीशन है वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान जो होगा उसे सारणिक कहते हैं। आव्यूह को हल करते हैं मॉड लगा के, इसे हम डिटरमिनेंट ए या मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं, तब इसका हमें संख्यात्मक मान ज्ञात होता है। सारणिक के बारे में हम अभी और आपको बता रहे हैं। बताया अभी आपको वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान। तो इसे क्या करते हैं, इसे हम पंक्ति या स्तंभ के अनुसार विस्तार करते हैं। तो सारणिकों का विस्तार जो है वो अभी हमने बताया आपको वर्ग आव्यूह, जैसे 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 4 पंक्ति 4 स्तंभ, इस प्रकार वर्ग आव्यूह कहलाता है। जितनी पंक्तियों उतना स्तंभ। एक पंक्ति एक स्तंभ का भी सारणिक का हम विस्तार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सारणिकों के विस्तार में पहला प्रथम कोटि के सारणिक का विस्तार। प्रथम कोटि क्या है, उसमें एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ। यदि आव्यूह ए बराबर और आव्यूह का चिन्ह, यदि आव्यूह ए बराबर a11 केवल एक ही अवयव हो, तब इसका संख्यात्मक मान जो होगा वो a11 ही होगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक स्वयं वह अवयव होता है। सारणिक का विस्तार, अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का कोई आव्यूह है, a11, a12, a21, a22, इस प्रकार का कोई आव्यूह है द्वितीय कोटि का 2/2 का वर्ग आव्यूह है, तब उसका सारणिक मान यानी मॉड ए या डिटरमिनेंट ए का विस्तार हम कैसे करेंगे। इसको हम सीधी डिटरमिनेंट यानी कि हम जो आव्यूह की जो लाइनें होती हैं उस तरह से मोड़ के नहीं, बिल्कुल सादा डिटरमिनेंट का यानी मॉड जैसे निकालते हैं उस तरह से चिन्ह बनाएंगे। सीधी लाइनें मापांक कहते हैं इसे, उस तरह की लाइन खींचेंगे और a11, a12, a21, a22, फिर इसका विस्तार करेंगे a11 गुणा a12 माइनस a21 गुणा a12। ये द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार के सारणिक का विस्तार। तृतीय कोटि का मतलब ये है कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, ऐसी आव्यूह जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो। तो इसका जो सारणिक का मान हम ज्ञात करेंगे मॉड ए इक्वल टू, उसको हम a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a32, ये जो है हमने लिख लिया मॉड के अंतर्गत। अब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या प्रथम पंक्ति के अंदिश हम इस तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति का पहला अवयव है हमारा a11, इसके अंदिश हम विस्तार करेंगे। a11 हमारा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है, इसको हम छुपा लेंगे। हमारे पास 4 अवयव बचेंगे, a22, a23, a32 और a33। माइनस पहला प्लस में बोलते हैं, दूसरा माइनस में। a12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है a12, इसके सापेक्ष बोलेंगे a12 जो है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इन दोनों को छुपा लेंगे। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हम पेन से छुपा लेंगे, तो हमारे पास 4 अवयव बचेंगे, a21, a23, a31, a33। तीसरा फिर प्लस में बोलेंगे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है a13 के सापेक्ष
A13 जो है वो हमारी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे A21, A22, A31, A32। अब अभी हमने आपको द्वितीय कोटि का विस्तार बताया था। A11 तो ऐसा ही रहेगा। अभी हमने द्वितीय कोटि का जो बताया था उसके अनुसार A22 गुणा A33 माइनस A32 गुणा A23। दूसरा माइनस A12 ऐसे ही रहा। अब इसका विस्तार द्वितीय कोटि के हिसाब से ही करेंगे। A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13। इसके सापेक्ष खोलेंगे तो ये आएगा हमारा A21 A32 माइनस A31 A22। ये तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार है। सारणिक के कुछ गुणधर्म भी हैं। सारणिक किन किन गुणधर्म का पालन करता है वो हम आपको बता रहे हैं। उनके आधार पर ही प्रश्नों का हल होगा, इसलिए इन गुणधर्म को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में और या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर हम सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो उस सारणिक के मान पर कोई अंतर। एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 0 -2, ये एक आती हुई। ये इसका हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे और इस पंक्ति को हमने सब स्तंभ में ही बदल दिया। अब ये देखते हैं इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए, तब हमारा पहला गुणधर्म सत्यापित होगा। 1 के सापेक्ष बोला A11 के सापेक्ष, तो हमारा 6 7 0 -2 ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छिपा रहेगा। 4 7 8 -2 प्लस 3 और ये पहली पंक्ति का तीसरा जगह, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 6 8 0। अब इसी प्रकार इसको खोलेंगे। 1 6 0 7 -2 -4 4 और दूसरा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लेंगे। 2 0 3 -2 और प्लस 8 2 6 3 7। अब 6 दूनी 12 माइनस के -0 -2 4 दूनी 8 8 7 56 प्लस 3 0 -6 8 48। इस प्रकार इसका 6 दूनी 12 0 4 -4 -0 प्लस 8 7 दूनी 14 6 दूनी 18 -12 -2 8 और 6 14 64 और माइनस का 3 के 24 यहाँ से लगे 2 3 12 2 14 -12 माइनस प्लस 16 प्लस 8 गुणा -4। ये आ गया हमारा -12 -2 -8 और 6 14 64 -3 8 24 3 4 12 2 14 -12 माइनस प्लस 16 4 16 8 और 14 में से डालेंगे -4। अभी आया -12 प्लस 64 दूनी 128 माइनस प्लस हो जाएगा -144 बराबर -12 प्लस 16 832। 2 और 2 4 3 और 1 4 44 माइनस के 16 प्लस के। ऐसे ही यहाँ पर 156 माइनस के और 128 प्लस के -28 बराबर -27। दोनों साइड बराबर हैं, अतः हमारा पहला गुणधर्म सत्यापित हुआ। यानी कि अगर हम किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभों में स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दें तो उस सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं पड़ता। गुणधर्म 2 है सारणिक का कि यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात अगर कोई सारणिक पहले अगर प्लस में मान आ रहा है उसका, और यदि हम उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदल देंगे तो वो मान प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। गुणधर्म देखते हैं। हमने एक सारणी लिया 2 3 4 6 4 5 7 8 9 और इसकी एक पंक्ति को हमने बदल दिया, दूसरी को पहली में, पहली को दूसरी में। फिर अब देखते हैं क्या अंतर आता है। 2 के सापेक्ष खोला, 2 पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में
4 5 8 9 माइनस दूसरा माइनस में खुलता है 3, दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति छुपा ली 6 5 7 9। अब 4 के सापेक्ष खोला 4 तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति में 6 4 7 8। अब 2 4 गुणा 9 माइनस 8 गुणा 5 माइनस 3 6 गुणा 9 माइनस 7 गुणा 5 प्लस 4 6 गुणा 8 माइनस 7 गुणा 4। 4 में 36 8 में 40 6 में 54 7 में 35 6 के 48 7 के 28। तो ये आया हमारा 36 माइनस 40 54 माइनस 35 48 माइनस 28। तो ये 36 में 40 गए माइनस 4, 54 में से 35 गए 19 और 48 में 28 गए 20। 2 चौक 8 माइनस के 19 के 57 माइनस के 20 चौक 80। तो 57 8 65 माइनस के और 20 चौक 80 प्लस के 15 बच्चे प्लस के। अब इसका देखते हैं क्या आता है। 6 के सापेक्ष खोला तो 3 4 8 9 4 के साथ माइनस 4 के सापेक्ष खोला तो 2 4 7 9 और प्लस 5 के सापेक्ष खोला 2 3 7 8। 3 में 27 8 चौक 32 2 में 18 7 चौक 28 8 दूनी 16 7 में 21। 27 में से 32 गए माइनस 5 18 में से 28 गए माइनस 10 16 में से 30 गए माइनस 5 6 पंजे 30 माइनस के 4 माइनस के गुणा माइनस के 10 प्लस के 40 4 दाएं 40 55 25 माइनस के 30 और 25 55 माइनस के प्लस के 40 माइनस के 15। तो मैंने बताया अभी उदाहरण 2 में कि अगर हम किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तित कर दें आपस में तो सारणी का मान वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। सारणी का तीसरा गुणधर्म है यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। मान लिया हमने तीसरे गुणधर्म का 1 2 3 1 2 3 4 5 6 या तो इस तरह का समान हो सर्वसम हो या इस तरह के भी समान हो सकते हैं 2 2 2 2 2 2। इधर हमने 2 पंक्तियां समान ले ली इधर 2 स्तंभ दोनों से देखते हैं कि ये त्रिकोण सही है या नहीं है सिद्ध होता है नहीं। तो 1 के सापेक्ष खोला 2 3 5 6 माने 2 के सापेक्ष खोला तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति गायब 1 3 4 6। 3 के सापेक्ष खोला तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुपा ली 1 2 4 5। अब 2 6 12 5 3 15 1 6 कम 6 4 3 12 5 6 5 4 3 8 1 12 माइनस 15 माइनस 2 6 माइनस 12 प्लस 3 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 12 माइनस 12 12 प्लस के 12 माइनस के 0 आ गया। अब इसके सापेक्ष खोला 2 के सापेक्ष 2 4 2 5 2 के सापेक्ष खोला 2 4 2 5 3 के सापेक्ष खोला 2 2 2 2। अब 5 गुणी 10 2 चौक 8 2 पंच 10 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 10 माइनस 8 10 माइनस 8 और 4 माइनस 4 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 0 4 प्लस के 4 माइनस के प्लस 0 बराबर 0। अतः हमारा तीसरा गुणधर्म सत्यापित हुआ। चौथा गुणधर्म है सारणी का यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को एक अचर के से गुणा किया जाए तो सारणी का मान के गुना हो जाए। 4 है इसको हम देखते हैं कि हमने भी आपको बताया कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर पद से गुणा कर दें तो या अचर पद के से गुणा कर दें या किसी संख्या से गुणा कर दें तो वो उतने ही गुणा हो जाता है जितनी संख्या से अचर पद से गुणा करेंगे। के से गुणा करेंगे तो के गुना हो जाएगा। तो हमने एक पहले सारणी ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तृतीय कोटि का सारणी का इसको खोल दिया। A1 के सापेक्ष B2 C2 B3 C3 माइनस B1 दूसरे के सापेक्ष A2 C2 A3 C3 प्लस तीसरे के सापेक्ष C1 A2 B2 और A3 B3 तो B2 C3 माइनस B3 C2 A2 C3 माइनस A3 C2 A2 B3 माइनस A3 B2। ये हमारा सारणी का विस्तार आ गया यानी ये हल हो गया आ गया हमारा। संख्या होती तो संख्या के हिसाब से आ जाता। A1 B1 है तो A1 B1 के हिसाब से पूरी सारणी का हल आ गया। अब हमने द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर दिया। अब फिर विस्तार कर दिया जैसे हमने इसका विस्तार किया वैसे बिल्कुल इसका विस्तार कर दिया। A1 के सापेक्ष के B2 के C2 B3 C3 B1 के सापेक्ष के A2 के C2 A3 C3 प्लस C1 के सापेक्ष के A2
और K_V_2 A3B3। अब फिर से गुणा कर दी K_V2C3 माइनस K_V3C2 माइनस V1 K_A2C3 माइनस K_A3C2 और प्लस C1 K_A2B3 माइनस K_A3B2। इनमें से हमने सब ब्रैकेट में से K कॉमन ले लिया, फिर K पूरे में से कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा A1 B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। ये हमारा काय का विस्तार है, इस सारणी का विस्तार है। तो ये K गुना हो गया इस सारणी, तथा हमारा चौथा जो है त्रिगुण वो सिद्ध हुआ। उदाहरण है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे 5वें उदाहरण का एक उदाहरण लेते हैं। एक पंक्ति या एक स्तंभ किसी का 2 1 3 0 0 0 4 5 6। एक तो ये ले लिया हमने उदाहरण एक पंक्ति का, एक स्तंभ का ले सकते हैं किसी का, तीसरे का ले किसी का ले सकते हैं 4 5 6 0 0 0। इनका विस्तार देखते हैं। शून्य आना चाहिए। किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अगर शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। इनके सापेक्ष खोला 0 0 4 5 2 0 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0 2 गुणा 0 1 गुणा 0 3 गुणा 0 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर 0। ये खोला हमने 1 के सापेक्ष 5 0 6 0, 4 के सापेक्ष 2 0 3 0 और 0 के सापेक्ष 2 5 3 6 0 माइनस 0 0 माइनस 0 12 माइनस 15 1 गुणा 0 4 गुणा 0 0 गुणा माइनस 3 0 माइनस 0 प्लस 0। अर्थात हमारा 5वां गुणधर्म सत्यापित हुआ कि हम इसमें दिया था कि यदि किसी सारणी की पंक्ति के सभी अवयव या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सारणी छठा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तब सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में हमने आपको गुणधर्म 6 बताया। उसके ऊपर एक उदाहरण देखते हैं। ये सारणी का पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 अवयवों का योगफल है। इसे हम 2 में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसका हमने LHS ले लिया। सारणी कोई है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, लेकिन इसमें प्रत्येक अवयव सारणी का जो है पहले स्तंभ का प्रत्येक 2 अवयवों का योगफल है। इसको हमने C1 के अनुदिश प्रसार करने पर C1 जो है C2 जो है C3 जो है R1 जो है R2 जो है R3 जो है क्षैतिज R1 R2 R3 और ऊर्ध्वाधर स्तंभ C1 C2 C2। A1 U के सापेक्ष खोला तो ये B2 C2 B3 C3। A2B के सापेक्ष खोला तो ये का है B1 C1 B2 C3। A3 प्लस W के सापेक्ष खोला B1 C1 B2 C2। अब इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे प्लस A3 गुणा इससे प्लस U की गुणा इससे माइनस इसकी गुणा माइनस हो जाएगी माइनस B की गुणा इससे और प्लस W की गुणा इससे। पहला प्रसार जो है वो इस सारणी का है, दूसरा प्रसार इस सारणी का। तो हम LHS लेके चले, RHS आ गया। इसका मतलब ये हुआ यदि हमारा सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो हमसे 2 या 2 से अधिक पदों उसी क्रम के सारणी में
जोड़कर लिख सकते हैं। का गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संज्ञित अवयवों में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। 7 का एक गुणधर्म 7 का उदाहरण लेते हैं। अभी हमने बताया था किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति में किसी अचर से गुणा करके उसके संगत किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर उस सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता। तो हमने दूसरे स्तंभ के अवयव में के से गुणा करके पहले स्तंभ के संज्ञित अवयवों में जोड़ दिया। इस दूसरे स्तंभ में के से गुणा कर दिया और इसमें जोड़ दिया पहले स्तंभ में, ये जोड़ दिया। फिर अभी हमने प्रगुण 6 पढ़ाया था आपको कि अगर दो पदों का योगफल हो तो उसी क्रम के दो सारणिकों में उसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रगुण अभी 6 लगा दिया। अब क्या किया, इसमें से जो है के कॉमन ले लिया। सारणिक में किसी स्तंभ या पंक्ति में से कोई कॉमन ले सकते हैं, किसी गुणा कर सकते हैं, किसी भाग कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं कर सकते। आव्यूह में प्रत्येक पद में गुणा या भाग होती है या कॉमन लिया जाता है। सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में गुणा भाग कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा V1 V2 V3। अब हमने अभी इससे पहले एक प्रगुण पढ़ाया था कि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ समसम हो, यानी उनके अगर समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो ये V1 V2 V3 V1 V2 V3 एक से है, इसका मान 0 हो गया। उस प्रगुण से ये 6 प्रगुण लगा दिया, अलग अलग कर दिया तो हमारा वही सारणिक बच गया। इसका मतलब हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अक्षर से गुणा करके उसके संगत किसी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दें, तब उस सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता, वो अपरिवर्तित रहता है। का 8वां गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणिक के अवयव x में बहुपद हैं और x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a सारणिक का एक गुणनखंड होगा। लेते हैं 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ये अगर हम द्वितीय पंक्ति में b बराबर a रख दें तो 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली और द्वितीय पंक्तियाँ सर्वसम हो जाएंगी, इसलिए डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तब a माइनस b सारणिक का एक गुणनखंड होगा। अब ये तो एक हो गया। अगर हम यहाँ b बराबर c रख दें तब दो पंक्तियाँ ये सर्वसम हो जाएंगी, फिर इसका मान 0 हो जाएगा। c बराबर a रख दें तो भी सारणिक का मान 0 हो जाएगा, दो पंक्तियाँ सर्वसम हो जाएंगी। अर्थात b माइनस c और c माइनस a भी सारणिक के गुणनखंड होंगे। डेल्टा बराबर लैम्डा a माइनस b b माइनस c माइनस a, जहाँ लैम्डा कोई संख्यात्मक अचर राशि होगी जिसका मान निश्चित करना है। स्पष्ट है कि सारणिक का प्रत्येक पद 3 घात का है तथा दाएं वाले गुणनखंड का भी प्रत्येक ABC में 3 घात वाला है। मुख्य विकर्ण में ये BC स्क्वायर, मुख्य विकर्ण में देखते हैं कि BC स्क्वायर भी एक पद होगा तथा डेल्टा के सम्मुख दिए गए मान में BC स्क्वायर का गुणांक भी लैम्डा है। इसका गुणांक 1 होगा BC स्क्वायर का, लैम्डा बराबर 1 गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ लैम्डा का मान 1 रख दिया डेल्टा की जगह, तो ये आ गया इसका हल। डेल्टा बराबर a माइनस b b माइनस c c माइनस c। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका विस्तार हमने आपको बताया कि 2 की गुणा -1 से होगी, -5 गुणा 4 से, -2 + 20 बराबर 18। ये इसका आंसर है। ये द्वितीय कोटि का विस्तार है और सारणिक का मान 18। दूसरा है, दूसरे का पहला भाग है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा cos से गुणा -sin थीटा से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान 1 होता है। ये सारणिक का मान है 1। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये इसका दूसरा भाग है। तो इसकी गुणा इससे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की गुणा x प्लस 1 से
माइनस एक्स प्लस वन की एक्स माइनस वन से ये बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है इतना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो, ये 60 का मान है। नंबर 3, यदि ये बराबर 1 2 4 2 हो तो मॉड 2a या 2a बराबर 4 इंटू मॉड ए या 2a, ये दो द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसका विस्तार वही 1 गुणा 2 से माइनस 4 गुणा 2 से 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6, इसका जो है सारणिक का मान माइनस 6 है। अब कह रहे हैं 2a, पहले a लिख लिया हमने, इसकी 2 से गुणा कर दी 2a, फिर अगर हम इसका सारणिक निकालेंगे 2a का तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 8 4, 2 की 4 से माइनस 8 की 4 से, ये हो गया हमारा LHS। चार से और माइनस 8 की 4 से, 2 चौक 8 8 चौक 32, 32 में से 8 गए 24 माइनस की, RHS 4 मॉड ए, 4 मॉड ए हमने निकाला माइनस 6, 4 से 24, ये LHS और RHS बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं मॉड 2a बराबर 4 मॉड ए। चौथा क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाएंगे मॉड 3 इक्वल टू 27 मॉड ए, ये सारणिक का मान है ए, तो आदमी को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो सारणिक हो जाता है। आदमी में ये मुड़ी हुई होती है ब्रैकेट और यहाँ सीधा मापांक और 10, तो इसका 1 के सापेक्ष खोलेंगे 1 2 0 4, माइनस 0 के सापेक्ष खोलेंगे 0 2 0 4, 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो 0 1 और 0 0, 1 4 1 4 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0, 4 आ गया इसका। वैसे भी अगर हम ऐसे बोलते इस स्तंभ के अनुसार, पहले स्तंभ के अनुसार, तब केवल हमें एक ही बार खोलना पड़ता और तो 2 0 हैं। 3 a को हमने 3 से गुणा कर दिया, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 3 चौक 12। अब इसका सारणिक का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये LHS फिर ये, तो 3 के सापेक्ष खोलेंगे 3 6 0 12, 0 के सापेक्ष खोलेंगे 0 6 0 12, 3 के सापेक्ष खोलेंगे 0 3 0 0, 12 3 36 माइनस 0 0 है ही गुणा में तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0, 3 गुणा 36 आया 108, और कह रहे हैं बराबर 27, RHS 27 मॉड ए, ये हो जाएगा हमारा 27 मॉड ए, 27 गुणा 4, मॉड ए का मान निकाला हमने 4, 27 4 से गुणा करेंगे 108 आएगा, LHS बराबर RHS। अतः हम कह सकते हैं मॉड 3a इक्वल टू 27 और मॉड ए है 2। नंबर 5 है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सारणिक दिया हुआ है, इसका हम ये तृतीय कोटि का सारणिक है, 3 0 माइनस 1 माइनस 5 0 हमने विस्तार करना आपको बताया है। दूसरा माइनस में खुलता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से ही है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का है 0 माइनस 1 3 0, और तीसरा प्लस में खुलता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और क्योंकि प्लस माइनस थोड़ा माइनस होती है 0 0 3 माइनस 5, यह है आपका 3 0। अब ये माइनस में होता है 2 माइनस ये माइनस ही रहेगा, प्लस 1 0 प्लस 3 माइनस 2 0 माइनस 0, 3 गुणा माइनस 5 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 0, माइनस 15 प्लस 3 माइनस 0, ये बचा माइनस का 12। इसका जो सारणिक का मान है वो माइनस 12 है। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है हमारे लिए, 3 के सापेक्ष खोला 1 माइनस
-2 3 1 माइनस में बनता है प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से ही यहाँ पर तो बचेगा 1 -2 2 1 5 के सापेक्ष, तीसरा प्लस में बनता है 1 1 2 3 3 के सापेक्ष खुला, 3 पहली रो में और पहले कॉलम में, ये 4 बचे। दूसरा माइनस के सापेक्ष खुलता है, माइनस पहले से ही प्लस 4 4 इस स्तंभ में इस पंक्ति में, तो 1 -2 2 1 5 पहली रो, तीसरा कॉलम छुपाएंगे 1 1 2 3 3 1 प्लस 6 प्लस 4 1 प्लस 4 5 3 -2 3 गुणा 7 4 गुणा 5 और 5 गुणा 1 11 21 4 20 प्लस 5 41 और 5 46, साढ़े का मान 46। ये तीसरा खंड है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। पहली पंक्ति के सापेक्ष खोला है, 0 के सापेक्ष खोला तो बचेगा हमारा 0 -3 3 0। ये जो है वो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाने के बाद 0 -3 3 0। दूसरा माइनस में खुलता है 1, अब बचा हमारा -1 -3 -2 0। एक के सापेक्ष खोलना है, ये स्तंभ में पहले में पंक्ति में 1 -1 -3 -2 0। दूसरा प्लस में बनेगा 2 के सापेक्ष 2 तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छुपा लेंगे, -1 0 -2 3 0 0 प्लस 9 1 0 -6 प्लस 2 -3 प्लस 0 0 गुणा 9 -1 गुणा -6 2 गुणा -3 0 प्लस 6 -6, इसका तो भाई साढ़े का मान 0 आया। कट है इसका 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। 2 के सापेक्ष खुला 2 -1 -5 0 माइनस है, माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा 0 -1 3 0 -2 0 2 3 -5 2 0 -5 1 0 प्लस 3 -2 0 -6 2 गुणा -5 1 गुणा 3 2 गुणा -6 -10 प्लस 3 प्लस 12 -10 प्लस 15 प्लस का 5, साढ़े का मान 5। आंसर बराबर 1 1 -2 2 1 -3 3 4 -9। इसका हमें साढ़े का मान ज्ञात करना है। 1 1 -3 4 -9 -1। दूसरा स्तंभ पहली रो छुपा लेंगे 2 -3 3 -9 और तीसरा प्लस में होता है, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 2 1 3 4 1 -9 प्लस 12 और -18 प्लस 9 -2 8 -3 1 गुणा 12 में से माइनस के 9 3 बचे, 12 में से 9 9 बचे, 8 में 3 में 5 बचे, 3 प्लस 9 -10 12 -10 बराबर 2। इस साढ़े का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x, तो द्वितीय कोटि का सारणिक है इसकी गुणा 2 गुणा 1 -5 गुणा 4 बराबर 2x गुणा x -6 गुणा 4 2 -20 2x स्क्वायर -24 -18 2x स्क्वायर -24 -18 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। ये 14 में से 8 6 बचे बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 6 बटे 2 6 x स्क्वायर बराबर 3 x बराबर 3। आंसर x स्क्वायर बराबर 3 x बराबर ±√3। आंसर दूसरा खंड है 2 3 4 5 बराबर x 3 2x 5 2 गुणा 5 बराबर 4 गुणा 3 -4 गुणा 3 बराबर 5 गुणा x -3 6
एक्स, 10 माइनस 12 बराबर माइनस एक्स, माइनस 2 बराबर माइनस एक्स बराबर 2। नंबर 8 है, यदि x 2 और 18 x बराबर 6, 2 18 6 हो तो x बराबर है 6 प्लस माइनस 6 0। तो ये दूसरी कोटि का सारणिक है, x की x से गुणा होगी, माइनस 18 की 2 से, 6 की 6 से, 18 की 2 से, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस 36, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर प्लस माइनस 6। इसका आंसर जो है वो है प्लस माइनस 6। प्यारे भैया बहनों, आज हमने द्वितीय कोटि के सारणिक के विस्तार के ऊपर कुछ सवाल और तृतीय कोटि के विस्तार के ऊपर कुछ सवाल कराए हैं। उन्हीं के ऊपर हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया है, इनको ढंग से पढ़िए और इनको हल करके ग्रुप में डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नई कक्षा मिलते तब